हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है व्हाई एवरी रिलीजन फेल्ड टू इरेज इंडियाज हिंदुज़म। दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट कि 800 साल तक आप अंडर रहे डिफरेंट रिलीजन के, फिर भी आपका रिलीजन जो है ज़बरदस्त ठीक रहा। काफ़ी जनता डेफिनेटली कन्वर्ट हुई बट मेजॉरिटी वर ओके। इट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्यों एक भगवान में मानने वाले धर्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने कई देशों को कन्वर्ट कर लिया बट हिंदुस्तान के सामने हार गए। 1400 सालों का इतिहास, 70 प्लस इन्वेजन्स। हार गई तो मैं नहीं कह सकता, दैट विल बी इनकरेक्ट। हार गई, अगर आपके रिलीजन का एक भी बंदा कन्वर्ट कर लिया तो कोई हारा नहीं। तो हारने वाली बात नहीं है। अब पूरा पाकिस्तान जो है कन्वर्ट होकर इतना पार्ट चला गया, वहाँ पे बांग्लादेश के साथ पूरा मतलब बांग्लादेश चला गया। तो ये नहीं कह सकते कि वो हार गए, इतना कह सकते हैं कि पार्शली जीते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया। दैट इज़ द लॉस। ऐसी क्या बात थी हिंदू धर्म में कि आज भी 80% हिंदूज बने रहे? इंडिया की तीन देखिए, जब सेंसस की बात आएगी, जब सेंसस आप चेक करेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल कितने परसेंट के रिलीजन है। क्योंकि आपने 2011 के बाद तो कभी किया ही नहीं सेंसस, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो बताइए। 2011 के बाद आज तक आपने सेंसस नहीं किया, आपको पता ही नहीं डेमोग्राफी क्या है। क्यों नहीं किया? आई डोंट नो, इट शुड हैव हैपेंड। तो इसलिए जो है, अब जब होगा सेंसस, होपफुली 2027 में कह रहे हैं शायद, तब पता लगेगा क्या सिचुएशन है। मगर इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट कि आपका रिलीजन इंटैक्ट है। मगर लॉसेस भी काफ़ी हुए हैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सबसे डिस्टर्बिंग मर्डर मिस्ट्री जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। 1920s मोहनजोदारो, मिट्टी के नीचे मिला एक छोटा सा कमरा, अंदर 14 कंकाल, औरत, बच्चे, मर्द आपस में सिमटे हुए, जैसे एक परिवार किसी चीज से छुप के बैठा हो, और एक ही पल में मौत ने जकड़ लिया। कुछ ही दूर निचली सीढ़ियों पर 2 और कंकाल गिरे हुए मिले। बॉडी पोस्चर जैसे बची कुछ आखिरी ताकत से जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। 9 सालों की खुदाई, 37 कंकाल, और हर एक का एक ही अनसॉल्व सवाल, ये लोग आखिर किस चीज से भाग रहे थे? क्या वो घटना इतनी विशाल थी कि एक पूरे सभ्यता को एक ही रात में खत्म कर सकती है? मगर जरा रुको, ये सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी का पहला पन्ना भी है। क्योंकि आज आप जो भी भगवान को पूछते हो, जो पहचान कैरी करते हो, उसकी शुरुआत इन्हीं कमरों के अंदर हुई है। दुनिया की सिर्फ 5% जमीन, मगर 80% इंसानों की आस्था बस 2 जगह से निकली, एक मिडिल ईस्ट, दूसरा इंडिया। मगर इन दोनों जमीनों ने ऐसे रिलीजियंस बनाए जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। मिडिल ईस्ट के रिलीजियंस कहते हैं एक भगवान, एक किताब, एक सच। मगर इंडिया कहता है हर चीज में भगवान, पेड़ में भगवान, नदी, हवा, अनंत भगवान, अनंत सच्चाइयां। क्यों मिडिल ईस्ट ने मोनोथीज्म को चुना? और देखिए, हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। इंडिया ने पॉलीथीज्म को चुना। मगर सबसे शॉकिंग बात, इस मैप को जरा देखना। इजिप्ट 3000 सालों तक अन्य भगवान, 300 साल में पूरा क्रिश्चियन। रोम 800 साल अन्य भगवान, 70 सालों में क्रिश्चियन कन्वर्ट। पर्शिया 1000 साल पुराना ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, अरेबियंस ने 200 सालों में इस्लामिक बना दिया। मिडिल ईस्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट और कट्टर एक भगवान वाला कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म के कमजोर और लिबरल मेनी गॉड्स वाले कॉन्सेप्ट को खा क्यों नहीं गया? 2500 साल, 70 खा क्यों नहीं गया? किया ने सबसे पहले कहा था, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, तो उसने डैमेज किया है। प्लस इन्वेजन्स, अनंत केओस, कुछ भी यूनिफाइड नहीं। और फिर भी हिंदुइज्म आज दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा सर्वाइविंग पॉलीथीस्टिक रिलीजन है, एक स्ट्रक्चरल और मैथमेटिकल आउटलायर। इसका जवाब धार्मिक आस्था में नहीं है, माइथोलॉजीज में भी नहीं है। इसका जवाब एक ऐसे सिद्धांत में, एक ऐसे लॉ में जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, भगवानों को तक। ज्योग्राफी कोड लिखती है, रिलीजियन अपडेट होता है, और ये लॉ रियलिटी को जोड़े रखता है। मगर उससे पहले चलो 3000 साल पुराने एक मर्डर केस को सॉल्व करते हैं। 3000 साल पहले 3 मेजर सिविलाइजेशंस हुआ करते थे, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट एक ब्लेस्ड स्टेट से। 1350 बीसी इजिप्ट, एक राजा ने मर्डर किया, किसी इंसान का नहीं, एक भगवान का। इजिप्ट में कई भगवान थे, आतुन, आइसिस, ओसिरिस, अमुन। मगर फैरो यानी कि राजा एमेनहोटेप द फोर्थ ने पावर को कंसंट्रेट करने के लिए ऑर्डर दिया, अमुन का नाम हर दीवार से खरोच दो, मूर्तियां तोड़ दो।
अब से 1000 भगवान नहीं, बस एक होगा आतिन, वन गॉड वन ट्रूथ, बाकी सब झूठ। अब आयरनी देखना, उसका अपना नाम आमुन पर था, उसने बदलकर रख दिया आखेनातन, जिसका अर्थ आतुन के लिए यूजफुल। नए भगवान के लिए बनाई नई राजधानी रेगिस्तान में अमरनाथ। और जूडाइज्म से भी 750 साल पहले दुनिया का पहला मोनोथीस्टिक रिलीजन इजिप्ट में पैदा हुआ। मगर कोई भी इसके बारे में क्यों नहीं जानता? क्योंकि 15 साल बाद जैसे ही फैरो मरा, इस नए रिलीजन पर से लोगों ने यू टर्न ले लिया। अमरनाथ खाली, तोड़े हुए टेंपल्स रिस्टोर्ड, सारे भगवान अपनी जगह पर वापस। उसके खुद के अपने बेटे ने अपना नाम बदलकर टूटांखामुन रख लिया, पुराने गॉड अमुन पर। और आखेनातुन, जो राजा भगवान को मिटाने चला था, इजिप्शियंस ने उसे ही इतिहास से मिटा दिया था। लिटरली 3200 साल बाद गलती से डिस्कवर हुआ था इजिप्ट का ये डिलीटेड फैरो आखेनातुन का वजूद अमरनाथ के कुछ लेटर्स से। सो आखिर क्यों मरा एक भगवान का कॉन्सेप्ट इजिप्ट में? वेल, इसीलिए नहीं मरा क्योंकि भगवान कमजोर थे, इसीलिए मरा क्योंकि इजिप्ट जन्नत था। देखो, इजिप्ट ना एक ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड स्टेट था। ईस्ट वेस्ट में रेगिस्तान, नॉर्थ में समुंदर, बीच में प्रेडिक्टेबल नाइल नदी। 3000 साल में बस सिर्फ 5 से 7 मेजर इन्वेजन्स, वेरी स्ट्रांगली स्टेबल। ऐसे सेफ घर में एक भगवान वाली कट्टर आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब अगर आपने इसी सीरीज का पहला वीडियो देखा था तो हमारा मॉडल याद होगा। कोई भी सभ्यता तभी ही स्टेबल होती है जब उसमें साइकोलॉजिकल और सोशल केओस ना हो। साइकोलॉजिकल सोशल स्टेबिलिटी हो, जिसे स्ट्रक्चर देने का काम इतिहास भर में रिलीजन ने किया है। मगर इजिप्ट का पुराना सिस्टम पूरा पॉलीथिज्म पर ही स्ट्रक्चर था। बिलीफ्स, पॉलिटिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, आर्किटेक्चर। सो सोशल स्ट्रक्चर काफी स्टेबल था, इसे चेंज करने का इनफ प्रेशर नहीं था। सेकंड, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए अपने चॉइस के भगवान में मानना एक लग्जरी होती है, और इजिप्ट के सेफ स्टेबल एनवायरनमेंट ने उस लग्जरी को जिंदा रखी थी। वंस अगेन, लोगों के पास कोई प्रेशर ही नहीं था अपने इस पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, जस्ट बिकॉज एक राजा ने चाहा। पर यही लग्जरी 612 किलोमीटर दूर नॉर्थ इजराइल के नसीब में बिल्कुल भी नहीं थी। इजराइल इजिप्ट की तरह एक सिक्योर देश बिल्कुल नहीं था, एक ओपन हाईवे था। दुनिया के 3 सुपर पावर्स के बीच एक पतला 470 किलोमीटर लंबा स्ट्रिप, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, एनाटोलिया, और ठीक बीच से निकलती विया मैरिस, दुनिया की सबसे बिजी ट्रेड आर्टरी। इसका मतलब ये था, इजराइल में ट्रेड तो आता था, मगर साथ ही आते थे आर्मीज, कॉन्वॉइस और इन्वेजन्स। इजिप्ट जहां पर ज्योग्राफिकल जन्नत था, वहीं पर इजराइल ज्योग्राफिकल जन्नूम बन रहा था। और नतीजा देखना, इजिप्ट 3000 साल एक ही सिविलाइजेशन फैरोज ने राज किया, बस हार्डली 5 से 7 इन्वेजन्स हुए। मगर इजराइल की राजधानी जेरूसलम, 2 सिविलाइजेशनल डिस्ट्रक्शंस, 23 सीजेस, 52 अटैक्स, 44 इन्वेजन्स। सबसे स्टेबल अथॉरिटी भी सिर्फ 100 साल इंडिपेंडेंटली राज कर पाई। इजिप्ट के धर्म को सिर्फ ऑर्डर को मेंटेन करना था, मेंटेनेंस मोड। इजराइल के धर्म को अपने वजूद को मिटने से बचाना था। देखिए, उस वक्त इजिप्ट का मैप ऐसा नहीं था, इट वाज डिफरेंट मैप। ये बाद में ऐसा मैप बना है। कॉन्स्टेंट सर्वाइवल मोड। 586 बीसीई जेरूसलम, बेबीलोन की आर्मी जेरूसलम की दीवारों के बाहर खड़ी है, 18 महीने से घिरे हुए हैं। खेत तबाह, व्यापार तबाह, अनाज और पानी खत्म, भूखमरी इतनी भयानक कि बाइबल खुद लिखती है, माओ ने अपने खुद के बच्चे पकाए पेट भरने के लिए। ये हॉलीवुड नहीं है, लैमेंटेशंस 4:10 के लिटरल वर्ड्स है। और फिर दीवार गिरती है, बेबीलोनियंस का अंदर आक्रमण। राजा ज़ेडेकिया को धर दबोचा, उसके बच्चों को उसके आंखों के सामने मारा और फिर उसकी आंखें निकाल दी, ताकि आखिरी चीज जो वो देखे वही रहे। अंधा करके घसीटते हुए बेबीलोन ले गए, और फिर कुछ ही दिनों में 10,000 पावरफुल लोग, रॉयल्स, प्रीस्ट, स्क्राइब्स, सब डिपोर्टेड। अब ज्यूइश मान्यताओं के हिसाब से ज्यूस भगवान के चोजन लोग थे, मगर एक ही रात में बेबीलोनियंस ने ज्यूइश आइडेंटिटी के तीनों पिलर्स को नहीं, भगवान के चोजन लेते अकॉर्डिंग टू देम। हर सिविलाइजेशन में वही चोजन लोग हैं, दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो हर सिविलाइजेशन ने अपना बताया कि हमारे हिसाब से हम चोजन है, दैट्स हाउ इट इज। राजा अंधा, कैद में, मंदिर राख में, जमीन बंजर और खाली। जेल की सलाखों के पीछे लोगों और प्रीस्ट के जहनों में एक डेंजरस सवाल पैदा होने लगा। अगर याहवे हमारा भगवान, हमारा राजा, मंदिर और जमीन कोई हमें नहीं बचा सका, तो क्या ये याहवे की हार है? क्या बेबीलोनियन देवताएं याहवे से ज्यादा पावरफुल है? क्या बेबीलोनियन बनना ज्यादा सेफ है? अगर यहूदियों ने एक पल के लिए भी इसका जवाब हाँ मान लिया होता, तो ज्यूइश आइडेंटिटी
हमेशा के लिए खत्म हो जाती। करेक्ट, उनका भगवान, उनकी कहानी, उनका नाम सब बेबीलोन के अंदर डिसॉल्व हो जाता। सही बात है। मौत सिर्फ शरीर को खत्म करती है, लेकिन पहचान का कत्ल वो इंसानी वजूद की मेमोरी को ही इतिहास से डिलीट कर देता है। और इसीलिए बंदिश के इस ट्रॉमा और एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल केओस के जोन में एक नया धार्मिक इंटरप्रिटेशन बॉर्न हुआ। याहवे हारा नहीं है, याहवे हमसे गुस्सा है। बेबीलोन एक अटैक नहीं था, याहवे की चेतावनी थी। देखिए हर जगह ऐसा ही है कि लोग बिलीव करते हैं किसी चीज़ को, उसको करते हैं। ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने देखा था ये सब हमने याहवे आकाश की में। वफादारी को छोड़कर दूसरे भगवानों को फॉलो किया, इसीलिए हमें सजा मिली है। बुक ऑफ लैमेंटेशंस। ये नैरेटिव तेजी से फैलने लगा और हुआ एक एग्रेसिव अपग्रेड। बुक ऑफ इसाया का जाप और जोर से होना चाहिए। आई एम द लॉर्ड एंड देयर इज लोग ही है ना, लोगों ने बचाया बना के ऐसी कि ऐसा है जी वैसा है। लोगों ने अपने रिलीजन को बनाने के लिए सब किया। नो अदर। और यहीं से मोनोथिज्म के पहले सक्सेसफुल म्यूटेशन की शुरुआत होती है, सो दैट एन आइडेंटिटी कैन सर्वाइव अंडर इंटेंस ज्योग्राफिकल एंड एक्सिस्टेंशियल प्रेशर। मगर एक पावरफुल रिलीजियन सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं होती, फास्ट, रिपीटेबल और हाई बैंडविड्थ नैरेटिव ट्रांसफर सिस्टम होता है। और यहीं पर जूडिज्म का मास्टर वेरी गुड, इट इज जस्ट अ नरेटिव सिस्टम। वेरी गुड, वही है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। रोक आया। रिलीजन को अब जमीन से ही आजाद कर दो। भगवान अब मंदिर में नहीं रहेगा, भगवान अब हर जगह पर कोड हो जाएगा। कानून में, शरीर में, खाने में, समय में, किताब में और वफादारी के क्योंकि दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव। सभी रिलीजन्स ने यही किया था, सबूत में। अपना कल्चर बनाया है टू सर्वाइव। सबात, लॉ में लॉयल्टी, फूड लॉस, लाइफस्टाइल में लॉयल्टी, सर्कमसिशन, शरीर पर लॉयल्टी का परमानेंट प्रूफ, ज्यूइश टेक्स्ट, रिलीजन के मेमोरी का पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। किंग चला जाए, आइडेंटिटी बचेगी। टेंपल टूट जाए, आइडेंटिटी बचेगी। जमीन छीन ली जाए, आइडेंटिटी बचेगी। और नतीजा प्रेशर में म्यूटेट हुआ एक सीएड सर्वाइवल कैप्सूल जो किसी भी प्रकार के आइडेंटिटी डिस्ट्रक्शन प्रेशर को झेल सकता था। एक भगवान, एक कानून, एक लोग, हजारों सालों तक कैद भुगता। ग्रीक्स ने राज किया, रोमन्स ने बर्बाद किया, हॉलोकॉस्ट ने मिटाने की कोशिश की। आज दुनिया भर के 7 कॉन्टिनेंट्स में ज्यूस फैले हुए हैं, मगर फिर भी आइडेंटिटी इंटैक्ट, मेमोरी इंटैक्ट। जूडिज्म सर्वाइवल इंजीनियरिंग आइडियोलॉजी का एक मार्वल था, मगर इसकी एक बड़ी लिमिट थी। ये आइडियोलॉजी सरवाइव करने के लिए बनी थी, तेजी से फैलने के लिए नहीं। करेक्ट, Do not seek एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग। उसमें क्रिश्चियनिटी आएगा नंबर 1 एंड इस्लाम आएगा स्प्रेडिंग में। convert people to Judaism। और इसीलिए आप देखोगे ज्यूस आज भी दुनिया की सिर्फ 0.2% आबादी है, जबकि मदर ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम है। सो कैसे इन्हीं के आइडियोलॉजिकल बेस पर बने दुनिया के 2 सबसे बड़े रिलीजन्स को आज दुनिया भर की 54% आबादी फॉलो करती है, मगर जूडिज्म को सिर्फ 0.2%, क्योंकि ज्यूइश मॉडल में बस एक चीज की कमी थी जो ये दोनों रिलीजन्स जल्द ही पूरा करने वाले थे। 1380 बीसी सीरिया, सबात से भी 800 साल पहले 2 राज्यों मिटानी और हिटाइट के राजा एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और उनके बीच में एक समझौता होता है और उसके गवाह पता है कौन बनते हैं? भगवान इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। आर्कियोलॉजिस्ट को एक क्ले टैबलेट पर यही नाम लिखे मिले हैं जो हिंदू ऋग्वेद के भगवान है, मगर आज से 3200 साल पहले वो भी कहां मिले? सीरिया की जमीन में, तब जब हिंदुइज्म फॉर्मली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आखिर कैसे? क्या हिंदू भगवानों के अंशों का जन्म वेस्ट से हुआ था? और क्यों वेस्ट में भगवान कंप्रेस होते गए हजारों से एक, लेकिन इंडिया में मल्टीप्लाई होते गए लाखों, करोड़ों और फिर अनंत? इसका जवाब विच इज नॉट अ गुड थिंग। आपने इतने सारे बना दिए, इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग जहां तक मुझे लगता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंशों में दफन है। लेकिन पता है ज्योग्राफी ने सिर्फ सिविलाइजेशन और उनके गॉड्स को ही शेप नहीं किया, हजारों सालों तक वेल्थ की बाउंड्रीज को भी डिसाइड किया। मुझे तो लगता है सिविलाइजेशन को, हिंदूज को शुड गो बैक टू 3 गॉड्स। उससे बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। 3 गॉड्स। आज वो बाउंड्री टूट चुकी है। आज इंडिया में बैठा एक आम इन्वेस्टर भी एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और टेस्ला जैसी कंपनीज के थ्रू ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन की ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है। एनवीडिया ने पिछले 10 सालों में लगभग 33,000% रिटर्न दिया है। पॉइंट इज, कभी एक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के रूपी डेप्रिशिएट ड्रेनेज सिस्टम्स, सेम मेजरिंग सिस्टम्स। आज आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो उसकी ईंट का रेशियो और मोहनजोदारो की ईंट का रेशियो बिल्कुल सेम है, 4:2:1। मॉडर्न इंजीनियरिंग के हिसाब से ये रेशियो बॉन्डिंग के लिए ठीक है, ये सब बहुत अच्छी बातें थी। आप इसकी वजह से आप बहुत आगे चलेगी सिविलाइजेशन, उसकी वजह से आप सोने की चिड़िया बन गए, मगर आपने फोकस नहीं किया अपनी डिफेंस पे। आपने फोकस नहीं किया कि ऐसे आप आक्रमण को सॉल्व करेंगे। आक्रमण लोगों ने किया, आपको हराया, उसके बाद 800 साल तक कबाड़ा कर दिया। मगर ये रेशियो बिना फोन, बिना इंटरनेट, बिना एक भी लिखे हुए मैनुअल के 600 किलोमीटर दूर हर एक शहर तक कैसे पहुंचा? 4500 साल पहले
हर घर में टॉयलेट, कवर्ड ड्रेन्स, सिटी वाइड सीवेज सिस्टम्स, हर घर एक आर्टीरियल ड्रेन से जुड़ा हुआ। वो ठीक है, मगर जो है अब इतना पुअर क्यों है कंट्री? याद रखिए कि अगर आप डिफेंस में स्ट्रांग नहीं है तो दूसरे लोग आके आप पे रूल करेंगे। वो चीज डेवलप्ड वेस्टर्न देश जैसे यूके को 19th सेंचुरी तक नसीब नहीं हुई थी, मगर 5000 साल पहले इंडस मगर उन्होंने बहुत कुछ इन्वेंट कर लिया था और हरा दिया था हमें, क्योंकि हम लोग थे किसी और के अंडर और खुद ग्रोथ नहीं कर पाए। सिविलाइजेशन ने इसे इन्वेंट कर लिया था। डेंटल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, फ्लड प्रूफ सिटीज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क जैसे लोथाल, एक शिप डॉकयार्ड सिस्टम, डिबेटेड बट ह्यूज। मगर दो सबसे बड़ी मिस्ट्री आज तक। पहली, इजिप्ट में फैरोस यानी कि गॉड किंग्स ने सोसाइटी के पहियों को सोशल और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी दी थी। मेसोपोटामिया में टेंपल सिस्टम्स ने ये काम किया था, मगर इंडस में किसी भी रिलीजन या इवन रूलर के सबूत हमें नहीं मिले हैं जिसने सोसाइटी के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखा था बनाकर। मगर एक हाई लेवल का ऑर्डर हर जगह था। हमें रिलीजियस सिंबल्स और रिचुअल्स के सबूत घरों में जरूर मिले, यानी रिलीजन छोटे लेवल पर साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी दे रहा था, मगर सोशल स्टेबिलिटी के लिए रिलीजन बेस्ड या इवन किंग बेस्ड सिस्टम्स के कोई सबूत नहीं मिले। दूसरी मिस्ट्री, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? मोहनजोदाड़ो में मिले 37 कंकालों ने आर्कियोलॉजिस्ट को दशकों तक डिस्ट्रैक्ट किया। सब लोग किलर्स ढूंढ रहे थे, आर्यन इन्वेजन, रेडर्स, मैसेकर, मगर सच्चाई कुछ और नहीं थी। आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म एक बहुत ही स्पेशल समय में हुआ था, जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया और थार रीजन में मानसून तेजी पकड़ने लग गया था, यानी कि बारिश की बारिश, पानी ही पानी। मगर ये एक टेम्पररी फेज था, एक हाइड्रोक्लाइमेटिक स्वीट स्पॉट। 2200 बीसी के अराउंड एक ऐसी घटना होती है जिसने पृथ्वी के विंड स्ट्रक्चर को ही परमानेंटली मॉडिफाई कर दिया। 4.2 किलो ईयर इवेंट, नॉर्थ अटलांटिक ठंडा हुआ, हवाओं का फ्लो बदला और धीरे धीरे ये रेन बेल्ट साउथ की तरफ सरकने लगा। ये सिर्फ मैप पर लाइन का सरकना नहीं था, ग्राउंड लेवल पर ये मौत थी। सोचो, बस एक साल भी अगर बारिश कम आती है सब परेशान हो जाते हैं, मगर 160 सालों तक अगर ऐसा चले तो क्या होगा? और हजारों सालों में एक नहीं 4 बार ऐसा हो तो एक लाखों की सभ्यता उस जमीन को अपना घर कैसे बुला सकती है? पर सिर्फ इंडस पर ही मुसीबत नहीं बरसी थी। अकेडिया एम्पायर कोलैप्स, इजिप्ट और मेसोपोटामिया घुटनों पर। फार्मिंग ने जिन जिन सभ्यताओं को बनाया था, बारिश की कमी ने उन्हें ही बर्बाद किया। इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स जो शहरों के आर्किटेक्चर में स्टोर थे, जो रिलीजन की जगह पर सोशल स्टेबिलिटी दे रहे थे, फेल होने लगे। और जब किसी सभ्यता पर साइकोलॉजिकल और सोशल केओस बरसता है तो क्या होता है? रिलीजन म्यूटेट होने लगता है स्टेबिलिटी देने के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी देखना, ये कोई सिंगल रिवर सिविलाइजेशन नहीं है। यहाँ एक आइडेंटिटी नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं है, एक रिवर नहीं है, एक इकोलॉजी भी इतनी सारी रिवर्स नजर नहीं आ रही आपको? नहीं है। इंडस फुट प्लेन्स, थार मार्जिन, गुजरात कोस्ट, कच्छ, सौराष्ट्र, पंजाब, सिंगल नहीं थी बट मल्टीपल थी, तभी तो। हरियाणा आगे एक्सपैंड होकर गंगा यमुना प्लेन्स, साउथ के जंगल, कोस्टल वर्ल्ड्स, माउंटेन वर्ल्ड्स। यहाँ पर ज्यूस की तरह किसी एक आइडेंटिटी पर वॉर एक्सटिंक्शन का प्रेशर नहीं था, और एक सेंटर टूटने से पूरी सिविलाइजेशन भी डिलीट नहीं होती। अगर इतनी डाइवर्सिटी थी कि सब अलग अलग वर्ल्ड्स बन सकते थे, कोऑर्डिनेशन कोलैप्स हो सकता था। और यही डिफरेंस रिलीजन के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इजराइल का थ्रेट था आइडेंटिटी इरेजर, हम डिलीट हो जाएंगे। इंडिया का थ्रेट था डाइवर्सिटी फ्रैगमेंटेशन, हम बिखर जाएंगे। आपको बेहतर समझाने के लिए हिंदुइज्म के एवोल्यूशन का एक बेसिक मॉडल मैंने बनाया। ये पथरीली दीवारें हैं हर वो रुकावट जो हिंदुइज्म के फैलाव के सामने आई। हिंदुइज्म की एवोल्यूशनरी परीक्षाएं जिसे देखना। इसमें गलती ये है कि एक्चुअली उस वक्त पूरा पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था। दिस वाज नॉट इट। बहुत बड़ा था। फिर दिखाइए कि कैसे पाकिस्तान का पार्ट चला गया और बांग्लादेश चला गया। एक एक हो सकता है बाद में आएगा। ये तोड़ेगा। हर मोड़ पर हिंदुइज्म विकसित होगा और अंत में जाकर आपको जवाब मिल जाएगा कि आज तक हिंदुइज्म और हिंदूज जिंदा कैसे हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे रूट लेवल के प्रॉब्लम के साथ, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी फ्रैगमेंटेशन। 2500 बीसी के राखी गढ़ी में मिले जेनेटिक एविडेंसेस के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जेनेटिक लेवल पर एक मिक्स्ड पॉपुलेशन थे। एंशिएंट इरानियन रिलेटेड एंसेस्ट्री, करेक्ट, एंशिएंट इरानियन प्लस साउथ एशियन हंटर गैदरर रिलेटेड एंसेस्ट्री का एक ब्लेंड। लेकिन जीन्स, रिलीजन नहीं, इट वाज नॉर्थ इंडिया वाज ईरानियन ओरिजिन, और उसके बाद जो है नीचे से द्राविडियन है, फिर बहुत सालों बाद मिंगलिंग हुई है, बट इनिशियल देयर वर 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स। इंडस का अपना लोकल सिंबॉलिक वर्ल्ड ऑलरेडी जिंदा था। वाटर रिचुअल्स, एनिमल्स, ट्रीज, फर्टिलिटी सिंबल्स, सील्स, फायर स्ट्रक्चर्स। मगर फिर इंडस कोलैप्स हो गया। अब जरा सीन समझो। एक करेक्ट, उसके बाद वैदिक लोग आए। तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिखरे हुए लोग थे, सिटीज टूट चुकी, कोऑर्डिनेशन खत्म, मगर उनके पास कुछ बचा था, अपनी लोकल सीक्रेट दुनिया, पानी के रिचुअल्स, पेड़, जानवर, फर्टिलिटी। इसके बाद वैदिक आया, जैसे देवीज, हर गांव का अपना सीक्रेट कोड। और फिर
कुछ सालों बाद सेंट्रल एशिया लिंक्ड इंडो आर्यंस का मास माइग्रेशन होना शुरू हुआ। उनके पास सिटीज जैसा फिक्स्ड ऑर्डर नहीं था, मगर कुछ और था, पोर्टेबल ऑर्डर, फायर रिचुअल्स, मंत्रास, प्रीस्ट्स। वेदा। एक चीज नोटिस करना, आईवीसी स्टेबल था क्योंकि उसका ऑर्डर शहरों में स्टोर था, ईंटों में, ड्रेनेज सिस्टम्स में, सीन्स में, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में। शहर गिरा तो ऑर्डर भी गिरा, नतीजा केओस आने लगा। मगर वैदिक ऑर्डर दिमाग में स्टोर था, मंत्रास मेमोराइज करो, ऑर्डर आपके साथ चलता है। कोई शहर तोड़ना पॉसिबल है, मगर एक मेमोराइज मंत्रा कैसे तोड़ोगे? आईवीसी का ऑर्डर हार्डवेयर था, वैदिक अंशों का ऑर्डर सॉफ्टवेयर था। और जब हार्डवेयर टूटा, सॉफ्टवेयर ने स्टेबिलिटी दी, साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों। दो दुनियाएं मर्ज हुई, आईवीसी की फ्रैगमेंटेड मगर सेक्रेट दुनिया और वैदिक पोर्टेबल रिचुअल सिस्टम। ना कोई सेंट्रल रिलीजन बना, ना कोई डिवाइन किंग। हर यज्ञ कहीं भी हो सकता था, हर घर अपना सेक्रेट स्पेस रख सकता था। और यहीं पर हिंदुइज्म का फाउंडिंग डीएनए लॉक हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड बट पोर्टेबल, नो सेंटर, बाय डिजाइन नहीं, बाय ज्योग्राफी एंड इनहेरिटेंस। इससे टूटी हिंदुइज्म को रोकने वाली सबसे पहली दीवार। मगर अब सामना होता है अगली दीवार से, जो है सोशल डाइवर्सिटी। जैसे मौसम स्टेबल हुआ, एक नया केओस उभरने लगा। फार्मिंग वापस से एक्सपांड हुई, गंगा के मैदान में नए किंगडम्स खड़े होने लगे, कुरु, पंचाला, आबादी बढ़ी, रिसोर्सेज बढ़े। वही पुराना सोशल केओस, कंपटीशन और लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन क्रिएट होने लगा। इजिप्ट ने इस प्रॉब्लम को फैरोस से सॉल्व किया था, एक डिवाइन किंग, एक कमांड सेंटर। मगर इंडिया का सिचुएशन इजिप्ट से बहुत अलग था। यहाँ पर एक्सट्रीम डाइवर्सिटी की वजह से अगर सब कुछ सही गया होता तो इतनी बड़ी कंट्री होती, जिसे अखंड भारत बोलते हैं। थोड़े बर्मा भी होना चाहिए उस तरफ से। इतनी ह्यूज कंट्री होती है, अगर इतनी थी कंट्री इतनी ह्यूज, जो अब इतनी छोटी हो गई है, यही तो दुख है सारा। सो ह्यूज कंट्री, तो ये बोलना कि दूसरे रिलीजन्स का इम्पैक्ट नहीं हुआ, सही नहीं है। बहुत इम्पैक्ट हुआ। पूरा वेस्टर्न पूरा गायब हो गया और वहाँ से बांग्लादेश गायब हो गया। दैट वाज इम्पैक्ट। लीडर्स के अलग अलग नीड्स थे, प्रीस्ट वेदास के कैरियर्स थे, सो स्टेटस उनके लिए इंपॉर्टेंट था। राजा को लोगों का भरोसा चाहिए था, एलिट्स को हायरार्की चाहिए थी, गांवों को ऑर्डर चाहिए था, लोकल गॉड्स को एक्सेप्टेंस चाहिए था, और लोगों को साइकोलॉजिकल और सोशल स्टेबिलिटी चाहिए थी। सिर्फ एक ही मॉडल था उस वक्त जो परफेक्टली सभी के नीड्स को मीट कर सकता था, और इतिहास ने उसी का सिलेक्शन किया, धर्म मॉडल। हर इंसान का एक डिफाइंड काम, डिफाइंड ड्यूटी, डिफाइंड जगह, डिफाइंड रिचुअल्स, यही पर्पस बन गया हिंदुइज्म का। और जब स्टार्टिंग में था बेस्ड ऑन द वर्क दैट यू डू, बाद में किसी ने पंगा क्रिएट करके कर दिया कि उसका बच्चा भी वही चीज़ लेगा जो पेरेंट का है। वहाँ से बखेड़ा शुरू हो गया, क्योंकि ट्रूली ये था बेस्ड ऑन द वर्क। आप जो काम करते हो उसके हिसाब से आपका बन जाएगा। मगर बाद में जब ये रिस्ट्रिक्शन कर दी कि नहीं, मेरा बच्चा वही होगा जो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी काम करे, दैट वाज अ फ्लॉ। उसने गड़बड़ी कर दी। आर्किटेक्चर में कोड हुआ तो ये वर्ण सिस्टम बना। सो धर्मा हिंदुइज्म का फिलोसॉफिकल डायरेक्शन था, और सबसे बड़ा कास्ट सिस्टम में सबसे बड़ा डेंजर था, जिसकी वजह से बहुत लोग छोड़ के गए। वर्ण सिस्टम सोशल कोऑर्डिनेशन आर्किटेक्चर था, जिसने हिंदुइज्म को तेजी से फैलने वाला रिलीजन बनाया। डिस्पाइट बीइंग डाइवर्स, इट वाज स्केलेबल। ब्राह्मण्स बन गए हिंदुइज्म के मुंह, मंत्र और रिचुअल्स के लिए, क्षत्रियास बने छाती, सुरक्षा और बल के लिए, वैश्य बने पैर। एज लॉन्ग एज आप ये कर रहे हैं ऑन द बेस्ड ऑफ वर्क, देन इट्स ओके। बट द मोमेंट आपने कर दिया कि फादर का बच्चा वही बनेगा, आपने वहाँ गलती कर दी। कारोबार और व्यवसाय के लिए, और शूद्र बने हाथ, लेबर और एग्जीक्यूशन के लिए। ये व्हाट अबाउट अनटचेबल, वो आगे था बाद में जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी। सिस्टम एक साथ जीनियस भी था मगर डेंजरस भी, क्योंकि इसने सोशल ऑर्डर को भगवान से जोड़ा। अब धर्मा मॉडल क्यों फैला इतनी तेजी से? क्योंकि धर्म किसी के अंदर नहीं रहता, धर्म हर घर में है, हर रोल में है, हर रिचुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। राजा बदला, एम्पायर गिरा, इन्वेजन आए, धर्म चलता रहता है, क्योंकि धर्म को मारने के लिए कोई बॉडी है ही नहीं। और यही हिंदुइज्म के ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड लेयर था, ऑर्डर विदाउट अ किंग। इससे टूटी दूसरी दीवार और हिंदुइज्म फैलते चला गया, जब तक उसका सामना हुआ तीसरी दीवार से, एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस। धर्म ने हिंदू समाज को बाहर से स्टेबल बना दिया, शहर फिर से उभरने लगे, वाराणसी, राजगीर, श्रावस्ती, वेल्थ बढ़ने लगा, मगर वेल्थ के साथ एक नया साइकोलॉजिकल केओस खड़ा होने लगा, एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस। इंसान बाहर से जितना स्टेबल होता है, उतना ही वो अंदर स्टेबिलिटी खोजना शुरू कर देता है। यज्ञ करते हैं, मगर फिर भी क्यों लोग मरते हैं, क्यों दुख होता है, ये सबका पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है? रिचुअल्स आंसर्स नहीं दे पा रहे थे, लोग गहरे सवाल के जवाब मांग रहे थे। हिंदुइज्म पर प्रेशर बढ़ा, इन सवालों के ऐसे जवाब खोजने के लिए जो सत्य के भी करीब हो और जो लोगों को आइडियोलॉजिकली यूनाइटेड भी रखे डिस्पाइट एक्सट्रीम फ्रैगमेंटेशन। और फिर ऋषि मुनियों ने जवाब लिखे उपनिषद के जरिए। हिंदुइज्म का अगला फिलोसॉफिकल लेयर
एक लाइन में पूरा जवाब। सारे देवता इंद्र, अग्नि, वरुण सब अलग अलग नहीं है, एक ही अल्टीमेट रियलिटी के रूप स्वरूप है। उस रियलिटी का नाम है ब्रह्मन, और वो ब्रह्मन सिर्फ देवता नहीं है, तुम खुद भी हो। तत्वमसी। इस लेवल तक तो बहुत डीप चला गया था, विच वॉज वेरी पावरफुल। अब यहाँ पे जो पूरा चीज़ें निकल रही हैं वो बहुत ही डीप थॉट वाली हैं, बहुत पावरफुल हैं। दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलीजन। पहले लिखा साइंटिफिक, रियली साइंटिफिक थॉट प्रोसेस, जो लिखा था साइंटिफिक है। इतनी उन्होंने मेडिटेशन की, इतनी मेडिटेशन की कि इतना ज्ञान आया हो विच वी डोंट नो, डिवाइन पावर से। दैट इज़ द पावर ऑफ द रिलीजन। विप्र उसमें कई चीज़ें तो उस वक्त हैं कि आपको ये सब करिए, रिचुअल्स वगैरह, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अंदर जो कोर था उसका, जो भगवत गीता में, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुधा वदंती, सच एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से बुलाते हैं। अब इस मूव की जीनियस को समझो। मोनोथीज्म कहता है वन गॉड, बाकी सब फॉल्स। उपनिषद्स कहते हैं वन रियलिटी, सारे गॉड्स उसी के रूप, कोई फॉल्स नहीं। हिंदुइज्म को मोनोथीज्म की डेप्थ भी मिल गई, बिना पॉलीथीज्म की फ्लेक्सिबिलिटी खोए। सरफेस पर अनंत भगवान, मगर डेप्थ में एक ही रियलिटी। डुअल लेयर आर्किटेक्चर दुनिया के किसी रिलीजन के पास ये नहीं था। इससे टूटी तीसरी रुकावट, और हिंदुइज्म का सामना हुआ चौथी दीवार से, कंपीटिंग आइडियोलॉजीज। प्रकृति ने कई धर्मों को मिटाया, उनकी समाधि लगाई। अब हिंदुइज्म की परीक्षा थी। हिंदुइज्म टूटने लगता है, बाहर से नहीं, अंदर से। गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, दोनों ने खुली चुनौती लगाई। Correct. यज्ञ बेकार है, प्रीस्ट बेकार है, वर्ण अनफेयर है, वेद सिर्फ किताब है, सच्चाई नहीं। सिर्फ इनर रियलाइजेशन से ही मुक्ति मिलेगी। ये अटैक डेडली था, क्योंकि बुद्धिज्म सिर्फ फिलॉसफी नहीं रही थी, वो अब इंफ्रास्ट्रक्चरली स्केल कर रहा था। अशोका जैसे एम्परर इस विचार के फाइनेंसर बन रहे थे, मोनास्ट्रीज बने, मिशनरीज निकले। मगर हिंदुइज्म ने क्या किया, ये देखने वाली बात है। उन्होंने बुद्धिज्म से बहस नहीं किया, उससे सीखा और फिर उसे एब्सॉर्ब कर लिया। कर्मा एब्सॉर्ब, अहिंसा एब्सॉर्ब, मेडिटेशन एब्सॉर्ब, रिनंसिएशन, संन्यास आश्रम बनाकर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिया। और फाइनल मूव सेंचुरीज बाद भगवत पुराण में लिखा गया, बुद्धा विष्णु के 9th अवतार हैं। सोचो, हिंदुइज्म का सबसे बड़ा दुश्मन जो वेदास को रिजेक्ट करता था, उसे हिंदुइज्म ने अपना ही भगवान बना दिया। दुश्मन को मारा नहीं, बल्कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर बना दिया। इस जीनियस एवोल्यूशन से चौथी रुकावट भी पार हो गई। अच्छी बात। मगर अब ऑब्स्टिकल बन गई पांचवी दीवार, डाइवर्स गॉड्स, टू मच केओस। मौर्यन एम्पायर गिरा, हर रीजन में अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोकल देवता, हर गांव का अपना खुद अब का शुरुआत हो रही प्रॉब्लम्स, जंगल की अपनी देवी। वैदिक सिस्टम अब बढ़ते डाइवर्सिटी और अब प्रॉब्लम शुरू हो कॉम्प्लेक्सिटी को रही है। हैंडल नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहता, फ्रैगमेंटेशन निश्चित था। इंडिया रोमन पॉलीथीज्म की तरह 1000 टुकड़ों में बिखर जाता, और हिंदुइज्म भी रिलीजन नहीं, हिस्ट्री होता। यहाँ पर रूट प्रॉब्लम ये थी कि अब तक हिंदुइज्म सिर्फ एलीट्स के लिए ज्यादा था, संस्कृत सीखे हुए इंटेलेक्चुअल्स के लिए, ब्राह्मण्स के लिए, क्षत्रियास के लिए, प्लस हाई लेवल के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स उपनिषद्स के। अब ये ज्ञान हर किसी तक कैसे फैले? यहीं पर चढ़ा एक लेयर कहानियों का। रामायण, महाभारत, 18 पुराणास। इन कहानियों ने क्या किया, हर लोकल देवी देवता को बड़े सेक्रेट यूनिवर्स ब्रह्मांड में प्लग इन कर दिया। तुम्हारे गांव की देवी वो दुर्गा का रूप है, तुम्हारे जंगल का देवता वो शिव का अंश है, तुम्हारी नदी वो देवी है, तुम्हारा अगला भगवान विष्णु का अवतार होगा। किसी को डिलीट नहीं किया, सबको ऐड कर लिया। मोनोथिज्म का ऑपरेशनल रूल सब्ट्रैक्शन था, तुम्हारा गॉड फॉल्स। हिंदुइज्म का ऑपरेशनल रूल एडिशन, तुम्हारा गॉड भी हमारा गॉड है। इसी नेचर की वजह से हर एक नया कस्बा, हर नया कबीला, हर नया रीजन हिंदुइज्म का हिस्सा बनता गया, बिना वॉर के, बिना कन्वर्जन के, बिना मिशनरी के। हिंदुइज्म स्प्रेड नहीं हुआ, हिंदुइज्म ने एब्सॉर्ब किया। रामायण, पुराना जैसी कहानियों ने हिंदुइज्म को एक एब्सॉर्प्शन मशीन बना दिया, जिससे ये धर्म पूरे देश में फैलने लगा। मगर अब सामने फिर से खड़ी हो गई एक नई और खतरनाक दीवार, इन्वेजन का खतरा। 500 से 1200 सीई रीजनल किंगडम्स, चोलास, पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, सबने टेंपल्स बनाए। मगर ध्यान दो, किसी ने भी एक सेंट्रल टेंपल नहीं बनाया। कोई हिंदू वैटिकन नहीं बना, कोई हिंदू मक्का नहीं बना। इसकी जगह पर बना एक ग्रिड, 12 ज्योतिर्लिंगास, सोमनाथ से रामेश्वरम तक, 51 शक्ति पीठास, बलोचिस्तान से आसाम तक, 4 धाम इंडिया से चारों कोने में, 7 सीक्रेट नदियां, कुंभ 4 अलग शहरों में घूमता हुआ, और इन सब को जोड़ने वाला पिलग्रिमेज यात्रा। करोड़ लोग हर साल एक सीक्रेट नेटवर्क पर चलते हुए। अब इसका मतलब समझो, इंडिया ने टेंपल्स नहीं बनाए, इंडिया खुद ही एक टेंपल बन गया। गंगा सीक्रेट, हिमालय सीक्रेट, हर पहाड़, हर नदी, हर संगम सीक्रेट। अब एक सवाल, आप इस रिलीजन को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? जेरूसलम का टेंपल तोड़ा, जुडाइज्म को एक्साइल में जाना पड़ा। ज़ोरोआस्ट्रियन फायर टेंपल्स तोड़े, पर्शिया कन्वर्ट हो गया। मगर यहाँ पर क्या आप गंगा को तोड़ सकते हो? हिमालय को जला सकते हो?
51 शक्ति पीठास जो 4 मॉडर्न देशों में फैले हुए हैं, सब एक साथ मिटा सकते हो। सेक्रेट ज्योग्राफी को कॉन्कर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बिल्डिंग नहीं है, वो कॉन्टिनेंट खुद है। हिंदुइज्म का कोई होली सेंटर नहीं था। इससे दुश्मनों के लिए इस धर्म को रोक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। ऑब्स्टिकल नंबर 7, द फाइनल टेस्ट, एक्सक्लूसिव वर्शिप। हिंदुइज्म का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, फिजिकल प्लस आइडियोलॉजिकल, मगर अब भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते में बीच में मिडिलमैन थे, संस्कृत समझने, रिचुअल्स करने वाले ब्राह्मण्स। ये Correct. डेंजरस वीकनेस था, सही बात। क्योंकि कॉमन आदमी जैसे किसान, जुलाहा या फिर मोची अब भी सिस्टम के बाहर खड़ा महसूस कर रहा था। उसे कोई दूसरा सिस्टम अपना बना सकता था, और तभी जड़ पकड़ा द भक्ति मूवमेंट ने। तमिलनाडु के अलवार्स और नायनार्स से शुरू हुआ, फिर पूरे इंडिया में कबीर, रविदास, मीराबाई, तुलसीदास, चैतन्य, नामदेव, इन सभी ने एक ही बात कही, भगवान तक पहुंचने के लिए ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, संस्कृत की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ प्रेम और भाव चाहिए, अपनी भाषा में, अपने घर में, अपने दिल में। और ये आम लोगों तक पहुंचाया आर्ट और कविताओं के जरिए। भक्ति मूवमेंट से ये धर्म पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, कोई रोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। और अब नोटिस करो, इस असेंबली का हर एक लेयर एक ही प्रॉपर्टी शेयर करता है, नो सेंटर। अब पूरी असेंबली एक नजर में आपको दिखाता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने दिया नो सेंटर, वेदास ने दिया पोर्टेबल ऑर्डर। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने समराइज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक इसमें सिर्फ पॉइंट था, वो ये था कि जो अखंड भारत दिखाया था उसमें से अनफॉर्चुनेटली थोड़ा पार्ट बर्मा का चला गया, थोड़ा पार्ट बांग्लादेश का चला गया, अफ़गानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया। तो अखंड भारत जो है, अगर आज भी अखंड भारत होता तब आप कहते यस सब कुछ इंटैक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली इंटैक्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो हिंदू के राजा थे वो हार गए इन्वेडर से, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे। जो भी बंदा आ रहा था वो एक ज़िले को करता था, हराता था, वहाँ पर कब्जा कर लेता था, फिर आगे अटैक करता था। एक से बढ़कर एक इंडिया में शूरवीर थे, बड़े ज़बरदस्त योद्धा थे, मगर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इकट्ठे आए नहीं। ये देख के भाई कोई इन्वेडर आ रहा है सबके सब फोर्सेस चले जाएं, उसको हटा दें, ऐसा नहीं हुआ। तोड़ते तोड़ते और आपस में लड़ाई झगड़ा, और ये देखना कि भाई तू अलग है मैं अलग हूँ, अगर कोई बाहर का आया है तो तू पहले लड़ ले, तू हार जाएगा फिर देखूंगा मैं, तो वो गलती हो गई। उसमें ये देखना चाहिए था कि सारे के सारे एक ही हैं, दूसरा बंदा बाहर से आ रहा है, तुम्हारी उसकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, तुम एक रिलीजन के हो, दूसरा एक रिलीजन का नहीं है। सारी फोर्सेस पूरी इंडिया को आगे जाना चाहिए था, उसको वहीं रोकना चाहिए था कि स्टॉप, ये दूसरा पूरा वर्ल्ड है। वो नहीं हुआ। अब होना चाहिए, अब डिफेंस में इतना पावरफुल होना चाहिए कि पता रहना चाहिए कि बॉस कोई हरा नहीं पाएगा। और क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया, बारबेरिक लोग आ गए, अनपढ़ गंवार थे, आपकी सारी प्रोग्रेस ठप हो गई। वहाँ पे यूरोप में अंग्रेज़ आगे निकल गए, आज नज़र ही आ रहा है उसका पूरा आपको। तो ये हुआ था। तो आप बताएं इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।